बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस। क्लास 9 का जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए, क्लास 9 की सारी केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई हुई है। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से लेके चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी तक सारे टॉपिक्स मैंने किए हुए हैं विद एक्सरसाइजेस। अगर आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में मसला है तो आपने सिर्फ करना है कि आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। लेट्स सपोज आपको चैप्टर नंबर 3 के किसी टॉपिक में मसला है तो आप चैप्टर नंबर 3 के प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेंगे और चैप्टर नंबर 3 की सारी वीडियोस आपको आ जाएंगी। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। देखिए, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस इस बार जो आपका पेपर आएगा वो एसएलओ बेस्ड आएगा। मतलब आपने टॉपिक्स को समझना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि आप उस पे रट्टा ना लगाओ। आप टॉपिक को समझ लो और अपने अल्फाज में उसे लिख लो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, जो कि है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज describe the contribution that Rutherford made to the development of atomic theory। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप रदरफोर्ड की वो कंट्रीब्यूशंस बताओ जो उसने एटॉमिक थ्योरी को डेवलप करने में की थी। तो देखिए, सबसे पहले आपने समझना है कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्या किया था। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल अबाउट 0.00004 सेंटीमीटर थिक उसने एक गोल्ड फॉइल लिया था और उसको अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया था। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रही थी। तो उसने उससे ये कंक्लूड किया कि एटम में ज्यादातर स्पेस एम्प्टी होगा। अब कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर रही थी एट क्वाइट लार्ज एंगल। मतलब कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो इस वजह से ये अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रही हैं, डिफ्लेक्ट कर रही हैं और कुछ पार्टिकल जो है वो बाउंस्ड बैक हो रही थी। तो उसने इससे ये अंदाजा लगाया कि जो एटम का न्यूक्लियस है ये एटम के सेंटर में मौजूद है। अच्छा, अब उसने कंट्रीब्यूशन क्या की थी एटॉमिक थ्योरी के लिए। तो सबसे पहले आपने इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को समझ लिया कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था। अच्छा, सबसे पहले उसने ये कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। उसने कहा कि एटम का जो ज्यादातर स्पेस है ये एम्प्टी होता है और इसने ये अंदाजा इस बात से लगाया था क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रही थी। अच्छा, इसने जो सेकंड कंट्रीब्यूशन की वो ये थी कि उसने कहा था कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम, कि न्यूक्लियस हमारे पास एटम के सेंटर में मौजूद है और ये न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस में ही मौजूद है और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं। जो रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम पेश किया था वो ये था कि एटम जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में मौजूद है, ये काफी ज्यादा स्मॉल है, इसमें हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रही हैं, ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं। फिर इसमें भी कुछ गलतियां थी जो आगे नील बोहर ने सही की। सो दिस वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन दैट डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन दैट रदरफोर्ड मेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ये वो कंट्रीब्यूशंस थी जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक थ्योरी में की थी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ बोहर एटॉमिक थ्योरी डिफरेंट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमारे पास क्या डिफरेंट है। हमारे पास 1912 में हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया जिसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं। उसमें हमारे पास उसने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पेश किया कि एटम इस तरह मौजूद होगा, लेकिन फिर उसमें कुछ गलतियां थी। उस गलतियों को सुधारने के लिए 1913 में हमारे पास बोहर ने एक अपना मॉडल ऑफ एटम पेश किया जिसे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं या बोहर एटॉमिक थ्योरी कहते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें कहा गया हाउ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी डिफर, कि बोहर एटॉमिक थ्योरी रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी की बनिस्बत किस तरह डिफरेंट है। तो देखिए, सबसे पहले 1913 में बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसे हम बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब ये मॉडल ऑफ एटम बेस्ड था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। इससे जो पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड था, और क्लासिकल थ्योरी पर बेस होने की वजह से उसके स्ट्रक्चर में काफी गलतियां आ रही थी। मतलब अगर ये क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड था तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर रहा होता है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो वो एनर्जी लॉस कर लेगा और आखिर में न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एंड एटम विल कोलैप्स। सो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता एटम हमारे पास। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बनिस्बत फॉलो करें तो हमारे पास एटम कोलैप्स करेगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जबकि बोहर ने हमें बताया कि ये एटम हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहा है ये क्यों कर रहा है। सो जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो बेस्ड था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये हमारे पास फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे थे। रदरफोर्ड ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास मोशन कर रहे हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि किस तरह मोशन कर रहे हैं। तो बोहर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, और ये जब इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं तो ये ना एनर्जी इमिट करेंगे और ना ही एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। They do not emit or observe energy while they are revolving in the circular path। अच्छा, ये तभी एनर्जी इमिट या ऑब्जर्व करेंगे जब ये एक शेल से दूसरे शेल में जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस शेल में इस शेल से इस शेल में आएगा या इस शेल से इस शेल में जाएगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। They will emit or observe energy when they move from one orbit to another orbit। और एनर्जी चेंज हमारे पास क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल माइनस लो एनर्जी लेवल। सही। एटम हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम देगा। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसके मुताबिक एटम को हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, जबकि इन रियलिटी एटम्स गिव अस लाइन स्पेक्ट्रम। बोहर एटॉमिक मॉडल हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से इसलिए डिफरेंट था क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था, और इसने ये बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे होते हैं ये ना एनर्जी इमिट करते हैं ना ऑब्जर्व करते हैं। ये तभी एनर्जी इमिट या ऑब्जर्व करेंगे जब ये हमारे पास एक शेल से दूसरे शेल में जाएंगे। और इसने हमें बताया कि एटम हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम देता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम को हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन एटम एक्चुअली हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम देता है। और इसने ये बताया कि एटम विल एग्जिस्ट if we follow the Rutherford atomic model, the atom will collapse। एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता Rutherford atomic model को अगर हम फॉलो करें। तो ये वो मेन बातें हैं जो बोहर एटॉमिक मॉडल ने हमें बताई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए, हमें कहा गया है कि आप हमें एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करके दो। एटम क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं। तो देखिए, एटम हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है। एटम हमारे पास न्यूट्रल चार्ज होता है। एटम में हमारे पास प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब एटम हमारे पास न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके पोजीशंस की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, एंड टुगेदर दे फॉर्म द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। जबकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं।
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या करते हैं, सर्कल में इस न्यूक्लियस से रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिफाइन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कैसे कहते हैं? देखिए, आइसोटोप्स की अगर हम सिंपल डिफिनेशन करें, सो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स हमारे पास एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। इसकी डिफिनेशन को आप देखिए, द एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम atomic number but different mass number। इनका मास नंबर इसलिए डिफरेंट हो, इनका एटॉमिक नंबर इसलिए सेम होता है क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, इसलिए इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ये जो मास नंबर में इनके डिफरेंस आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और कार्बन 14 में हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, जबकि इन तीनों कार्बनों में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद एक ही है। इन तीनों कार्बनों में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होते हैं 6, जबकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सो दिस वाज द डिफिनिशन ऑफ आइसोटोप, दैट दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। हमें कहा गया है कि आप हमारे पास दो एक ही एटम के जो आइसोटोप्स होते हैं उनको आप कंपेयर करके दो, मतलब इसको इसके साथ कंपेयर करके दो। तो देखिए, आइसोटोप्स जो होते हैं दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, दे हैव डिफरेंट मास नंबर। इनका जो मास नंबर होता है, इनका जो सेकंड कंपैरिजन है वो ये है कि दे हैव डिफरेंट मास नंबर 12, 13, 14। यहां पर मैंने एग्जांपल दी है हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम की। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 है, पर इनका मास नंबर 1, 2, 3 ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सो दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा, इनमें जो एटॉमिक नंबर सेम होता है वो इसलिए सेम होता है क्योंकि आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, इस कार्बन में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है, इस कार्बन में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 ही है। लेकिन इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज बिकॉज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है, इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 6, इसमें 7 और इसमें 8 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। अच्छा, ये कहा गया है कि आप हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं इनकी आप हमें प्रॉपर्टीज बताओ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 प्रोटियम, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2 ड्यूट्रियम, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3 ट्रिटियम। ये हमारे पास 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें जो होते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आइसोटोप्स होते हैं, मैंने आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। इसमें दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है बट दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन। इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद, इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सो they have different number of neutrons but have same number of protons and electrons। अच्छा, अब आते हैं कार्बन के आइसोटोप्स की तरफ। कार्बन आइसोटोप्स,
कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 13 जो होते हैं ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, जबकि कार्बन 14 हमारे पास अनस्टेबल होता है। और इस कार्बन 12 की जो एबंडेंस है ये सबसे ज्यादा है। ये कार्बन 12 हमारे पास नेचर में 98.9% एग्जिस्ट करता है, जबकि ये दोनों कार्बन हमारे पास मिलकर 1.1% नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला कार्बन हमारे पास नेचर में 98.9% एग्जिस्ट करता है। कार्बन 12 में हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद 6, कार्बन 13 में हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद 7 और कार्बन 14 में हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद 8 है। अच्छा, अब आते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन के हमारे पास मेनली 2 आइसोटोप्स हैं, Cl35 एंड Cl37। इन दोनों का मैंने आपको बताया कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, और इनका जो मास नंबर में डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि कार्बन क्लोरीन 35 में हमारे पास 18 न्यूट्रॉन्स है, जबकि क्लोरीन 37 में हमारे पास 20 न्यूट्रॉन्स है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी इनकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब आते हैं आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम की तरफ, कि यूरेनियम में हमारे पास कितने आइसोटोप्स हैं। सो यूरेनियम हमारे पास बेसिकली 3 आइसोटोप के फॉर्म में पाया जाता है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। ये जो यूरेनियम 238 होता है ये हमारे पास नेचर में 99% एबंडेंस में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये दोनों मिलकर 1% बनाते हैं यूरेनियम के। इस यूरेनियम 234 में न्यूट्रॉन की तादाद 142, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद 92 होती है। इस यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की तादाद 143, जबकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 92 होती है। इस यूरेनियम में न्यूट्रॉन्स की तादाद 146 होती है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद 92 होती है। सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मीन दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स फ्रॉम मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। हमें कहा गया है कि हमें डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया गया होगा, और हमने उससे उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। देखिए एग्जांपल मैं देता हूं आपको कार्बन की। कार्बन के ये 3 आइसोटोप्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें दिया गया है। अब इसको देख के हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सही है, सही है। इसमें मतलब ये कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। So according to 2n square rule, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लास्ट शेल में इसके, सेकंड शेल में इसके क्या आते हैं, लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ये हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा कर लिए और 6 प्रोटॉन्स ड्रा कर लिए। अच्छा, अब इसका मास नंबर जो है वो है 12 इस कार्बन 12 का। सो हम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमारे पास 6 न्यूट्रॉन्स आ गए, हमने यहाँ पे लिख लिए कि ये हमारे पास इसमें 6 न्यूट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, कार्बन 13 का स्ट्रक्चर। कार्बन 13 एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 6 है। तो 6 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास बचते हैं, वो चारों के चारों इसके लास्ट शेल में आ जाएंगे। अच्छा, एटॉमिक नंबर इसका 6 से 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है, 7। यहाँ पर इसके 7 न्यूट्रॉन्स है। इसी तरह इसके पास एटॉमिक नंबर 6 से 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स है, लेकिन इसका मास नंबर 14 है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है हमारे पास, इसके
इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, तो 8 न्यूट्रॉन्स, कार्बन 14 में हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है आइसोटोप्स का। इसी तरह अगर आपको कोई भी आइसोटोप्स दिए गए हो, आपने सेम ही मेथड अप्लाई करना है, जिससे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद पता चल जाएगी। बेसिकली इसमें जो ट्रिक है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद हम किस तरह फाइंड करेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा और वो हम इसमें लिख लेंगे। बाकी सब का स्ट्रक्चर सेम होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे और वो हम इस तरह फाइंड करेंगे। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। हमें कहा गया है कि हमारे पास आप इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स बताओ कि हमारे पास आइसोटोप्स हमारे पास लाइफ में हम जिंदगी में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, हमारी लाइफ में आइसोटोप्स की काफी ज्यादा अहमियत है। जो हमारे पास P32 है और SR90 है, ये एटम्स हैं, ये इनके आइसोटोप्स हैं। ये हम यूज करते हैं स्किन कैंसर के लिए। ये स्किन कैंसर के लिए इसलिए यूज करते हैं हम क्योंकि ये हमारे पास लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन इमिट करती है। ये आइसोटोप्स हमारे पास लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन इमिट करती है, जिसकी वजह से इसे हम स्किन कैंसर के लिए यूज करते हैं। जबकि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई कैंसर हो, फॉर कैंसर विद इन अ बॉडी वी यूज कोबाल्ट 60 CO60। तो हम कोबाल्ट 60 को उस कैंसर के लिए यूज करते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग गेमा रेडिएशन इमिट करती है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाती है। सो कोबाल्ट 60 यूज फॉर cancer within the body, and phosphorus 32 and SR90 is used for treatment of skin cancer because they emit less penetrating beta radiation. However, on the other hand, cobalt 60 emit strong gamma radiations. Okay. For tracers for diagnosis and medicines, यही आइसोटोप्स हमारे पास एज ट्रेसर्स यूज होती है मेडिसिन में। मेडिसिन में एज ट्रेसर यूज हो जाती है, वही मेडिसिन हम खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉडी में ट्यूमर होता है या वो होता है वो डायग्नोस हो जाता है, उसको हम ट्रैक कर लेते हैं। यूज एज ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोस ट्यूमर इन बॉडी। हमारे पास मेडिसिन में एज ट्रेसर यूज हो जाते हैं। जब हम वो मेडिसिन खा लेते हैं तो हमारे पास जो ट्यूमर होता है बॉडी में वो डायग्नोस हो जाता है और इसकी डायग्नोसिस में हमारे पास ये अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसी तरह आयोडीन 131 हमारे पास यूज होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ गाइटर। गाइटर हमारे पास थायराइड ग्लैंड में जब ये स्वेलिंग आती है तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 यूज करते हैं, जो कि बेसिकली एक आइसोटोप ऑफ आयोडीन है। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज इसकी ये है, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होती हैं, दे आर बेसिकली यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारे पास डायनासोर के ढांचे पाए जाते हैं या हमारे पास कोई ऐसा पत्थर मिल जाता है, हमें अगर पता लगाना हो कि ये कितना पुराना है, तो बेसिकली हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और कार्बन 14 इसमें ज्यादातर यूज होता है, जिसे हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। इसे हम पावर जनरेशन में भी यूज करते हैं। देखिए, यूरेनियम को हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट कर लेते हैं। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम को स्प्लिट कर लेता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। बेरियम और क्रिप्टॉन हमारे पास बन जाते हैं, साथ में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाती है इस प्रोसेस में। फिर यही एनर्जी हमारे पास यूज होती है वाटर को स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए। जब वाटर स्ट्रीम में भाप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यही स्ट्रीम हमारे पास टर्बाइंस को रोटेट करता है, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास पावर जनरेशन में, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस में, मेडिसिन्स और डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास इस आइसोटोप्स की काफी अहम यूजेस हैं, जो आपको यहाँ से अंदाजा लग गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई शक हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, बस सिर्फ आपने सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सबशेल एंड शेल। ठीक है,
हमें कहा गया है कि सब शेल में किस तरह प्रेजेंट होता है, इसे आप डिस्क्राइब करो। सो द प्रेजेंस ऑफ सब शेल इन अ शेल। सब शेल हमारे पास ऐसे शेप्स होते हैं, ऐसे रीजन्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। सब शेल आर शेप्स ऑफ रीजन, सब शेल आर शेप्स ऑफ रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड। सब शेल हमारे पास ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सो सब शेल आर शेप्स ऑफ रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड। और हर शेल में हमारे पास सब शेल्स होते हैं। हमारे पास पहले शेल में हमारे पास एक सब शेल होता है, दूसरे शेल में हमारे पास दो सब शेल्स होते हैं, तीसरे शेल में हमारे पास तीन सब शेल होते हैं, चौथे शेल में हमारे पास चार सब शेल होते हैं। ये इसमें हम एक्सप्लेन करके देंगे आपको। देखिए बेसिकली 4 सब शेल्स होते हैं हमारे पास, S, P, D and F। ये 4 सब शेल्स होते हैं हमारे पास, जो इनकी तादाद होती है। किसी शेल में सब शेल कितने होंगे इसका अंदाजा हम इनकी वैल्यू से लगाएंगे। अगर n1 होगा तो सब शेल 1 होगा, n2 होगा तो सब इसमें 2 सब शेल प्रेजेंट होंगे, n3 होगा तो इसमें 3 सब शेल प्रेजेंट होंगे, n4 होगा तो इसमें 4 सब शेल प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर पहले शेल के लिए n हमारे पास 1 है, पहले शेल को हम K शेल कहते हैं और इसमें एक सब शेल है जिसे हम S कहते हैं। अच्छा, सेकंड शेल में हमारे पास, सेकंड शेल के लिए इनकी वैल्यू हमारे पास 2 है। सेकंड शेल का नेम हमारे पास L है। सेकंड शेल में हमारे पास 2 सब शेल्स होते हैं, F and P। थर्ड शेल में हमारे पास, थर्ड शेल में इनकी वैल्यू हमारे पास थर्ड शेल के लिए 3 है और इसका थर्ड शेल का नाम M है। इसमें हमारे पास 3 सब शेल्स होते हैं, S, P, D। ओके, अच्छा, फोर्थ शेल में हमारे पास इनकी वैल्यू 4 है। इसमें हमारे पास फोर्थ शेल का नाम जो है वो N है। इसमें हमारे पास 4 सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, F, P, D and F। अच्छा, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल्स एंड सब शेल। अभी आपको डिस्टिंग्विश करके देते हैं शेल्स और सब शेल को। सही, सो यहाँ पर हमने शेल लिख लिया, यहाँ पे हमने सब शेल लिख लिया। अच्छा, शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इन शेल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। हाउएवर द सब शेल जो मेन एनर्जी लेवल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, इनको फिर हम फर्दर, इसको हम शेल भी कहते हैं, इसे हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। फिर इस मेन शेल को, इस ऑर्बिट को या इस एनर्जी लेवल को फिर सब एनर्जी लेवल में, सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया हुआ होता है। इन सब एनर्जी लेवल को हम कहते हैं सब शेल्स। The main energy level is divided into sub energy levels called subshell. Okay? अच्छा, इस मेन एनर्जी लेवल को हम कहते हैं, इसको जब हम नाम देते हैं तो K, L, M, N, इसी तरह इसको नाम दिया जाता है कैपिटल लेटर्स में। जो सब शेल्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं F, P, D and F। ये 4 सब शेल्स हैं हमारे पास और इसे हम स्मॉल लेटर्स S, P, D और F से शो करते हैं। अच्छा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में उसे हम डिटरमाइन करते हैं थ्रू 2n स्क्वायर रूल। मतलब 2n स्क्वायर रूल के मुताबिक फर्स्ट शेल में हमारे पास, फॉर फर्स्ट शेल n इज इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसी तरह इसी रूल के मुताबिक सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में हमारे पास, थर्ड शेल के लिए कैलकुलेट करके देते हैं, तो 3 3 are 9, 2 9 are 18। इसी तरह थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ शेल में हमारे पास आई थिंक 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप खुद ही 2n स्क्वायर रूल को यूज करके आप शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज डिटरमाइंड बाय 2n स्क्वायर रूल। हाउएवर जो सब शेल होते हैं इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 10, जबकि F में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप फर्स्ट 18 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के हैं इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दो। वो आपको अपने बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको इसके ट्रिक्स बताता हूँ कि आपने किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर आप ये सीख लो तो आप खुद ब खुद वो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद कर लोगे। देखिए what is electronic configuration? Electronic configuration basically the arrangement of electrons around the nucleus in various shells and subshells is called electronic configuration. जब हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स और सब शेल्स में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हम करते किस तरह हैं? हमारे पास ये न्यूक्लियस है, सही है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है? शेल्स होते हैं। ये क्या है? ये डिफरेंट शेल्स। जो फर्स्ट शेल होता है उसके लिए यहाँ पर इनकी वैल्यू हमारे पास 1 है, सेकंड शेल के लिए इनकी वैल्यू हमारे पास 2 है और थर्ड शेल में इनकी वैल्यू हमारे पास 3 है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि जब n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, सबशेल फर्स्ट होगा और इसमें एक सबशेल होगा s। इसी तरह जब n की वैल्यू हमारे पास 2 होगी तो सबशेल हमारे पास 2 होंगे और हमारे पास वो सबशेल होंगे s और p। इसी तरह जब n की वैल्यू हमारे पास 3 होगी तो हमारे पास 3 सबशेल्स होंगे s, p and d। इसी तरह जब n की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास सबशेल 4 होंगे s, p, d and f। लेकिन इसमें हमारे पास फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हम सिर्फ थर्ड शेल तक जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि हमारे पास फर्स्ट शेल में एक सब शेल है s, सेकंड शेल में हमारे पास 2 सब शेल्स हैं, थर्ड शेल में हमारे पास 3 सब शेल्स हैं s, p and d। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह करेंगे? जो मेन एनर्जी लेवल है, मेन एनर्जी लेवल, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस तरह बाय 2n स्क्वायर रूल। 2n स्क्वायर रूल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए फर्स्ट शेल के लिए n हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 1 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से हमारे पास क्या आता है? 2। अच्छा, तो फर्स्ट 2n स्क्वायर रूल के मुताबिक फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फर्स्ट शेल में हमारे पास, इसे हम रेड से लिख लेंगे ताकि थोड़ा आपको इसमें फर्क दिखे। सेकंड शेल में हमारे पास 2n स्क्वायर रूल के मुताबिक n हमारे पास जब 2 होगा तो 2 2 जार 4, 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, सो 2 into 4। सेकंड शेल में 2 4 जार 8। सेकंड शेल में हमारे पास क्या आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह थर्ड शेल में हमारे पास क्या आएंगे? थर्ड शेल 3 3 जार 9। 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9। 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 से हमारे पास क्या आता है? 2 9 जार 18। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 से हमारे पास क्या आता है? 18। सो थर्ड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें। सो 2, 8 और 18 जो हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स इन मेन एनर्जी लेवल में आ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट शेल में s हमारे पास s जो सब शेल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। p में हमारे पास 6 आ सकते हैं, d में हमारे पास 10 आ सकते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि लेट सपोज हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लोरीन हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन से। अच्छा, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके फर्स्ट शेल में कर लिया। अच्छा, अब सेकंड शेल में हमारे पास क्या आता है? फर्स्ट शेल में हमारे पास इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हमने फर्स्ट शेल में क्या कर लिया? इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख लिया। अब सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और सेकंड शेल में हमारे पास 2 सब शेल्स हैं।
S और P। S में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि P में हमारे पास 6 आ सकते हैं। 6 + 2 8 मुकम्मल हो गए। अच्छा, P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं p सब शेल में। अच्छा, अब ये हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ तक अरेंज कर लिए। अब हम करते हैं बाकी रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस 7 इलेक्ट्रॉन को हम इस शेल में, लास्ट शेल में अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में हमारे पास नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ तक अरेंज हो गए। अब जो 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम अरेंज करेंगे। इन हमारे पास 3 है और हमारे पास S, P और D सब शेल है। सबसे पहले हमारे पास S सब शेल पे होगा, फिर P सब शेल, फिर D सब शेल। अच्छा, जो हमारे पास इसका थर्ड शेल है, थर्ड शेल के S में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, अब रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके जो थर्ड शेल के P सब शेल, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये इसकी क्या हो गई, टोटल इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हमने अरेंज कर लिए और ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह, इसी मेथड से आपने सारे एटम्स, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छी कमेंट करें हमारे लिए। हम जब आपकी कमेंट पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी दिली सुकून मिलता है। तो हमें कमेंट्स में याद रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।